की कक्षा में, तो मैं जो कह रही थी कि कलियां जो है ये अभी आई हैं, अभी कलियां आई हैं, लेकिन उन्होंने अभी फूल का रूप धारण नहीं किया है, वो अभी फूल नहीं बनी है, यानी कि उनका पूरा जो जीवन है अभी उसकी शुरुआत ही नहीं हुई है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कलियों के इशारे से यहाँ वो दुखी और परेशान लोगों की बात कर रहे हैं। मतलब ये जो कलियाँ हैं वो अभी कलियों को मतलब संबोधित करते हुए, कलियों का को सिंबलाइज करते हुए ये बता रहे हैं कि ये जो कलियाँ हैं ये वास्तव में कलियाँ तो प्रकृति का से लिया गया एक रूपक है, प्रकृति से लिया गया एक एलिगरी है। मेन बात तो ये है कि वो इसके माध्यम से जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यानी मैं अभी यौवनावस्था में हूँ और चारों तरफ लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो अभी मेरा क्या कार्य होना चाहिए? मेरा कार्य यह होना चाहिए कि मैं अपने मतलब ऊपर वाले द्वारा दिए गए शरीर के ताकत का इस्तेमाल करके इन लोगों के दुखों को हरण करूं, जितना मेरे बस की बात है ना। तो वो कहते हैं कि जो वो सूरज को आसमान में ले आएंगे और इन सोई कलियों को जगाएंगे। वे जो है सूरज को आसमान में ले आएंगे और इन सोई हुई कलियों को जगाएंगे। नॉर्मली साइंटिफिकली अगर आप देखें तो जब तक सनराइज नहीं होता है फ्लावर्स ब्लूम नहीं करते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि आप रात को सोते वक्त अपने बगीचे के फूल में कलियां, पेड़ों पर कलियां देखते हैं और सुबह उठ के ही आप देखते हैं कि एकदम फुल ब्लूम्ड फ्लावर आपको नज़र आता है। तो सुबह के साथ क्या होता है, सूरज की रोशनी से कलियां जो है खिलती हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है मतलब और जैसे ही फूल खिलती हैं, आप देखिए चाहे आप जितने भी उदास हों, जितने भी दुखी हों, जैसे ही आप पेड़ के पास जाएंगे, आप उसमें खिले हुए फूलों को देखेंगे, आपके चेहरे पर एक रौनक, एक मुस्कान आ जाती है। तो फूल का आना खुशी का प्रतीक होता है। पेड़ पर फूल जैसे खुशियाँ लाती हैं, उसी प्रकार से वे चाहते हैं कि जब तक सूरज नहीं आएगी तब तक तो ये खुशियाँ नहीं आएंगी, ये कलियाँ फूल नहीं बनेंगी। तो वे उस सूरज को लाने का काम करेंगे, यानी कि दुनिया में जितने भी दुखी लोग हैं वो इन सभी दुखी लोगों की पीड़ा हरण करेंगे और सबके जीवन में सूरज की रोशनी रूपी नई आलोक भर के सब में खुशियों का संचार करेंगे। और जब तक वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तब तक उनके जीवन का कोई अंत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सर ने आप लोगों को ये कविता पढ़ा दी थी, उसके बाद हमने जो है इसके ऊपर पुनर्चर्चा कर ली है। अब आप बताइए, यदि आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। मतलब एटलीस्ट आई विल ट्राई टू डू दैट। कोई डाउट नहीं है, आप लोग कुछ टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये समझ लेती हूँ कि चैप्टर 1 आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, सो आवर चैप्टर 1 इज डन। है ना स्टूडेंट्स? श्रुति और विशाल कुछ टाइप कर रहे हैं, हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं उन लोगों का। ओके, प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है बच्चों, तो अब है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। निकाल लीजिए आप लोग पृष्ठ संख्या 5। पृष्ठ संख्या 5 देखिए, चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, आप लोगों को सर ने चूड़ी दिखा करके बहुत अच्छे से चैप्टर को समझाया था। तो आज हम इसका रिवीजन करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, पुनर्चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो लाख की चूड़ियाँ जो चैप्टर है ये मतलब इसके लेखक श्री कामता नाथ जी हैं। ये कामता नाथ जी द्वारा लिखित है। मैम सेकेंड स्टैंजा रिपीट, बेटा आप ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा, आप उसको एक बार रिकॉर्डेड चीज़ को सुन लीजिएगा। हाँ,
ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा, आपको ये YouTube में मिल जाएगा, आप इसको रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। इसमें लिखा है, हरे हरे ये पात डालियाँ कली कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा कर एक प्रत्युष मनोहर। मतलब मैं इन हरी हरी पत्तियाँ कोमल कलियों पर अपना जो है मतलब मृदुल स्वर से मैं इनके ऊपर हाथ फेरूंगा और इनको इस निद्रा अवस्था से जगा करके मैं उनमें जो है नवजीवन का संचार करूंगा। मतलब सोई हुई कलियों को जगा करके या फिर परेशान लोगों के परेशानियों का हरण करके सूरज को ला करके ज़िंदगी में आलोक भर के मैं उनको ठीक करूंगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार बाद में उसको रिप्ले कर लीजिएगा, ठीक है। तो लाख की चूड़ियाँ जो है ये कामतानाथ जी द्वारा लिखित हैं। इनमें लेखक ने मशीनों द्वारा छिनते कारीगरों रोजगार को तो दर्शाया ही है, साथ में कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी दर्शाया है। मतलब देखिए, जैसे कारखाने आ रहे हैं, ये बात सही है कि कारखानों में मशीनों में काम करने वाले मतलब मशीनों में जो पारंगत होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को जॉब्स तो मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जिनको मतलब ये मशीनी काम का कोई नॉलेज नहीं है, या जो कारखाने में किसी एक मालिक के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं। वो जैसे अपने हाथ से काम करके अपने आर्ट को मतलब सबके सम्मुख ला रहे थे, वो वैसे ही अपने काम को आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमेशा ये मुमकिन नहीं हो पाता है, और कोई अगर स्वाभिमानी है तो वो अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु अपने इस काम को छोड़ता नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें मतलब लगता है कि नहीं, मुझे प्रैक्टिकलिटी में आना है, मुझे समझौता करना है, तो वो क्या करता है, वो समझौता कर लेता है और वो कारखाने में चला जाता है, या तो अपना जो फन है उसको छोड़ करके वो जो है नए किसी प्रोफेशन में ज्वाइन कर लेता है, मेहनत मजदूरी करने लगता है और अपने इस आर्ट को जो है ताक पर रख देता है, ठीक है। ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है एक स्वाभिमानी जो मतलब कारीगर है उसके बारे में बताया गया है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टी में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीना रहकर आते थे। वहाँ पर उसे बदलू नाम का एक व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था, चूँकि वह लेखक को लाख की गोलियाँ देता था। तो लेखक गर्मी के दिनों में जो है जाता है अपने ननिहाल मामा जी के पास, और वहाँ पर उसको बदलू नाम का एक व्यक्ति है, वो उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बदलू नाम का व्यक्ति जो है उसको लाख के गोले बॉल्स बना करके देता है, ठीक है। तो और वो जब भी वहाँ जाता है तो वो 1-1.5 महीना रहकर ही वहाँ से आता है। वहाँ पर तो क्या है कि वह पेशे से मणिहार यानी चूड़ियाँ बनाने वाला है। पेशे से यह व्यक्ति बदलू जो है ये एक मणिहार है, यानी ये चूड़ियाँ बनाता है और वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता है। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। गांव उसका मतलब उसके घर की वर्णना दी जा रही है, थोड़ी ऊंचाई पर था और उसके सामने नीम का पेड़ था। उसके बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था, और उसी के बगल में एक भट्टी बनी थी, आग जहाँ पे जलती है वहाँ पर वो लाख को जो है मेल्ट करवाता था। लाख के को मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था, और उसको मुंगेरियों पर चढ़ाकर उससे ऐसे चूड़ियों का आकार, ऐसा स्ट्रक्चर बना रहता था सर्कुलर सा, उसमें उसको चढ़ा करके वो जो है उनको चूड़ियों का आकार देता था। लेखक अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहते थे, और बाकी बच्चे जैसे उसको बदलू काका कहते थे, बाकी बच्चे जैसे उसको बदलू काका कहते थे, लेखक भी उसे बदलू काका ही कहकर पुकारता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता था कि मतलब वह हालांकि वह चूड़ियों के बदले पैसे ना लेकर अनाज लिया करता था। और ये जो बदलू काका थे ये मतलब बार्टर ट्रेड आप लोग जानते हैं ना, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे, जहाँ पर सामान के बदले में सामान दिया जाता था, पहले ज़माने में ऐसा होता था।
तो मतलब पैसे से लेन देन नहीं होता था। आपको कुछ भी चीज़ ज़रूरी है, आपके पास जो चीज़ है आप उसको देते हैं और उसके बदले में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप उससे ले लेते हैं। मतलब जितना आप सामान दे रहे हैं उसके हिसाब से कुछ एक यूनिट तैयार करके ले लेते हैं। तो वैसा ही बदलू काका करते थे कि वो चूड़ियाँ देते थे, चूड़ियों को बेचते नहीं थे, वो अपनी कला को बेचना पसंद नहीं करते थे, उसके बदले में वो अनाज ले लेते थे। ठीक है, परंतु शादी ब्याह के मौक़ों पर वे चूड़ियों का मुंह मांगा दाम लेते थे। ये नॉर्मल सिचुएशंस में था, लेकिन जब शादी ब्याह का मौका आता था तो वो चूड़ियों के मुंह मांगे दाम ले लेते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता था कि वे स्वभाव से बहुत सीधे साधे थे। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी और बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था जिसमें बहुत मेहनत, बहुत फनकारी की ज़रूरत होती है, और उसे कांच की जो मशीन मेड चूड़ियाँ हैं वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर गुस्सा हो जाता था। ठीक है, वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था। बचपन में जब लेखक उसके पास जाया करता था तो कौन सी कक्षा में है, पढ़ाई कैसे चल रही है, ये सब सवाल वो उससे अक्सर पूछा करता था। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। अब लेखक कहता है कि आप तो लाख की इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन शहर में मैं तो रहता हूँ तो शहर के औरतों तो मतलब कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। ठीक है, वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय की दूध, मलाई, आम की फसल के समय खाने के लिए आम दिया करते थे। और वह लेखक को जो है रंग बिरंगी लाख की गोलियां तो देता ही था, इतना पसंद करता था कि गाय के दूध की मलाई देता था, आम की जब फसल होती थी तो आम खाने के लिए देता था। मतलब वो लेखक को हर तरह से संतुष्ट रखता था, बहुत प्यार करता था। 1-1.5 महीने के लिए लेखक आता था और उसका आधा समय बदलू काका के पास ही निकल जाता था। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक 10 वर्षों तक गांव न जा सका। ठीक है, वह लगभग 8-10 साल के बाद गांव गया। अब इतने दिन में क्या हुआ, लेखक थोड़े बड़े हो गए, एक जनरेशन लगभग बीत गया। ठीक है, मतलब इतने दिन हो गए लेखक वहाँ नहीं जा पाए थे, तो एक जनरेशन टाइप बीत गया और लेखक इतने दिनों बाद अब जो है जा कर के वहाँ पहुँचते हैं। तो क्योंकि उनके पिता की बदली हो गई थी, वो अब इतना रेगुलर शहर नहीं आ पा रहे थे। अब बड़ा होने पर उसमें इतनी रुचि भी नहीं थी। अब वो इतने दिनों बाद जब आ गए हैं, वो बड़े हो गए हैं, अब उनको कहाँ वो लाख की गोलियां भाएंगी। बचपन के खिलौने थोड़ी ना बड़े होकर हम लोग उनसे खेलते हैं, तो उनको भी ये लाख की गोलियां उतनी भाती नहीं थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि वो वहाँ गए और अब जब वो मतलब गांव में गए तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि सभी स्त्रियां तो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, जैसे शहर की स्त्रियां पहनती थी कांच की चूड़ियाँ, लेकिन बदलू काका के गांव की सभी औरतें बदलू काका से ली हुई लाख की चूड़ियाँ पहनती थी, अब सभी कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ी के चुभने से उसकी कलाई में घाव आ गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आया, मतलब उसको तब तक याद ही नहीं था, जहन से ही निकल गया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जैसे होता है। तो फिर उसको ध्यान आया, फिर उसने जो है कहा कि आज वह उसी नीम के पेड़, फिर वो उससे मिलने गया और देखता है आज वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछा लेटा था। बदलू काका का शरीर बूढ़ा हो चुका था, उसे खांसी थी। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं, तब लेखक ने उसे अपना परिचय दिया और फिर उसने उसको पहचाना। बदलू की लाख की चूड़ियों का काम बर्बाद हो गया था, उसकी गाय भी बिक चुकी थी, बहुत गरीब हो गए थे बदलू काका। उन्होंने बताया कि आजकल सब मशीन से काम होते हैं, मशीन कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती है। मशीन में बनी जो कांच की चूड़ियाँ हैं उसके साथ लाख की चूड़ियों के सौंदर्य का क्या मुकाबला, वो ज़्यादा सुंदर होती हैं। इसी बीच बदलू की बेटी रज्जो डलिया में आम ले आई। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई कि रज्जी, लेकिन उसकी बेटी आज भी लाख की चूड़ियाँ ही पहनती है। यह देख बदलू ने लेखक को बताया कि यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, अब उसके चूड़ियों की कोई कद्र नहीं है।
केवल उसने अपनी बेटियों को ही आखिरी जोड़ा बना करके गिफ्ट किया था, जिसे उसे ज़मींदार की लड़की के विवाह पर बनाया था। और जब ज़मींदार की लड़की का विवाह हुआ था तब उसने इसको बनाया था। ज़मींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था और ज़मींदार इतने सुंदर जोड़े के केवल 10 आने ही दाम दे रहा था। इस दाम पर बदरू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया और बोला कि आप भाई शहर से व्यवस्था कर लीजिए। और इसी से मतलब उसको पता चलता है कि लेखक को पता चलता है कि बदलू काका को अपने स्वाभिमान की कितनी चिंता थी। देखिए स्टूडेंट्स, टाइम हो गया है, थर्ड चैप्टर रिवीजन का टाइम नहीं होगा, बाकी आप लोगों को सर करा देंगे। इन दोनों चैप्टर्स में कोई डाउट है तो मुझे थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, हर्षिता डाउट नहीं है। ओके श्रुति, ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को डाउट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसी उम्मीद के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। फिर कभी मुलाकात होगी आप लोगों से। बाय।